हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो जैसा कि हमने कहा था कि नेक्स्ट हम थ्योरीज स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चों ने डिमांड किया था कि सबसे पहले इंडस्ट्रीज की थ्योरीज को कवर किया जाए, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी ही हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं और इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस थ्योरी को हम सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी थ्योरीज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चंस आए हैं, लास्ट 10 ईयर्स के हम क्वेश्चंस देख ले रहे हैं, अगर उनमें से जो भी क्वेश्चंस आए हैं तो वही थ्योरीज को हम पहले कवर करेंगे। दैट डजंट मीन कि इंडस्ट्रियल थ्योरीज अगर हम कवर करें तो पूरी पहले इंडस्ट्रीज को कवर करेंगे फिर रीजनल पे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी से इसी सिर्फ वेबर के थ्योरी से एक साल में 3 क्वेश्चन आए हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। एक एक इसमें जो टर्म्स है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइसोट्रोपिक, आइसोडापेन, बहुत सारे इसमें ऐसे टर्म्स यूज किए हैं वेबर ने जो कि पूछे जाते हैं। ठीक, अब ये थ्योरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आज भी हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी अप्लाई किया जा सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए अभी ज्यादा है, मतलब अभी भी है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो टेस्ट होने वाला है संडे को, दैट मीन्स कल, उसका सिलेबस वगैरह की बातें हम लास्ट में करेंगे वीडियो की। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वेबर की लोकेशन थ्योरी। एल्फ्रेड वेबर ने थ्योरी दिया था ये 1909 में। इनकी एक बुक थी थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये इन्होंने एक बुक लिखी थी 1909 में जिसमें इन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में बताया था। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं, सोचिए 1909 में इन्होंने इंडस्ट्रीज की लोकेशन के बारे में बताया था जो कि आज भी रेलेवेंट है। ठीक है, दैट मीन इसीलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसीलिए इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला है इस थ्योरी में। सबसे पहले तो इन्होंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, मतलब इस थ्योरी में इन्होंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं और उन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग या उन पे बेस्ड इस थ्योरी को पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में ही इन्होंने रॉ मटेरियल को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में हमारा रॉ मटेरियल इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट, फिर उसके बाद एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, कैसे इनका इफेक्ट कहाँ पे है। इंडस्ट्रियल लोकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये पढ़ना होगा हमें कि इस थियोरी ये किस चीज पे बेस्ड और क्यों जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे इंडस्ट्रीज को लगाने के पहले जो फैक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करते हैं, जो इंडस्ट्रीज को कहाँ पे लगनी चाहिए इंडस्ट्री, वो डिसाइड करते हैं। वही इन्होंने बताया है कि इंडस्ट्रीज एक्चुअली में कहाँ पे लगती हैं या उनका लोकेशन कहाँ पर होना चाहिए, वही इसमें बात की गई है। ठीक, तो इन फैक्टर्स को लेते हुए उन्होंने ये बताया कि इंडस्ट्रीज को हम कहाँ पर बेस्ड कर सकते हैं, कहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ पर हम आगे फ्लरिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गए वेरिएबल्स। अब थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले या फिर कोई भी जो थ्योरीज होती है ना, तो उसकी कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं, क्योंकि अगर हम थ्योरी को ही बना रहे हैं तो हमें ये पहले कुछ चीजों को फिक्स करना होता है कि ये चीजें फिक्स्ड है। ये चीजें हम पहले अज्यूम करके चलते हैं कि ये चीजें फिक्स्ड है। तो इन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए थे जिसके बेस्ड पे ये थ्योरी पूरी आगे इन्होंने डिस्क्राइब की है। तो सबसे पहला अजम्पशन है मैन इज एन इकोनॉमिक मैन, मतलब कि मैन का जो मेनली जो एम है ना, वो प्रॉफिट ओरिएंटेशन है। मतलब मैन जो है इकोनॉमिक मैन है, इसका क्या मतलब है कि जो मैन है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। उसका मेनली जो कह सकते हैं एम है वो क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होगा आपका, कि रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक, और इन्होंने ये बात बोली थी कि जो रेवेन्यू है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि जो रेवेन्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉस्ट को कम करना होगा। मतलब रेवेन्यू हमारा कांस्टेंट है और मैन इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैन। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉस्ट को कम करना होगा।
और यही पूरी इंडस्ट्रियल लोकेशन में आप पढ़ेंगे कि कॉस्ट को कहाँ कहाँ हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट है इनका लिमिटेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट इनका अजम्पशन है लिमिटेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर है एन आइसोट्रोपिक प्लेन। देखिए ये आया आपका एक कॉन्सेप्ट आइसोट्रोपिक प्लेन। आइसोट्रोपिक प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां पे टोटली होमोजेनिटी है। होमोजेनिटी है मतलब कि वहां पे सब कुछ सेम है, सिमिलर चीजें हैं, डिमांड में होमोजेनिटी है, डिमांड सेम है, कांस्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होमोजेनियस है। तो ये क्या है कि आइसोट्रोपिक प्लेन क्या होता है, जहाँ पे सब कुछ होमोजेनिटी है, होमोजेनियस हमें रीजन एक मिलता है, उसको हम आइसोट्रोपिक प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। मतलब रॉ मटेरियल जो है वो हमारा सब जगह नहीं मिलता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। ये एक बहुत बेसिक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके बेस पे इंडस्ट्रीज कहीं पे सेटअप होती हैं, कहीं पे फ्लरिश होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है लेबर इज ज्योग्राफिकली फिक्स्ड। मतलब लेबर जो है हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, वो ज्योग्राफिकली फिक्स्ड है। ठीक, तो ये हो गए इनके अजम्पशंस। ठीक है, एक और भी बहुत सारे हैं कि डिमांड होमोजेनियस होता है, तो ये हमने होमोजेनिटी में यहाँ पे बढ़ा दिया आपको आइसोट्रोपिक प्लेन। ठीक, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे इनके अजम्पशंस हैं, तो जो मेन थे वो हमने आपको बता दिए। ठीक, अब इनके बेस्ड पर हम आगे बढ़ते हैं, या हम इस थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या इन्होंने कहा था, सबसे पहले इन्होंने लिया था मटेरियल इंडेक्स। मटेरियल इंडेक्स क्या होता है कि वेट ऑफ रॉ मटेरियल इज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक, वेट रॉ मटेरियल का जो वेट है वो डिवाइड किया जाएगा जब फिनिश गुड्स से, तब हमें मटेरियल इंडेक्स मिलेगा। और अगर मटेरियल इंडेक्स हमारा 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, रॉ मटेरियल वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है या ग्रॉस रॉ मटेरियल है। इसका मतलब कि जब भी हम उसको कहीं दूर ले जाएंगे या तो मतलब कि फिनिश गुड्स से रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 1 से वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक, नेक्स्ट है मटेरियल इंडेक्स इज इक्वल टू 1। ये है प्योर रॉ मटेरियल। ठीक है, तो अभी इसका क्या मतलब है ग्रॉस और प्योर का। इसका मतलब ये है कि ग्रॉस जो भी रॉ मटेरियल ग्रॉस होंगे ना, अगर हम उनको दूर ले जाएंगे तो वो वेट लूज कर देंगे, मतलब कि वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ठीक है, यही हम आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक, और अगर प्योर रॉ मटेरियल है तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो वो उसका वेट लूज नहीं होगा। इसलिए ये कह सकते हैं हम कि इंडस्ट्रीज जो है वो हम रॉ मटेरियल के पास भी लगा सकते हैं और दूर भी लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट रॉ मटेरियल की इन्होंने बात की है कि 2 तरीके के रॉ मटेरियल होते हैं, एक लोकलाइज्ड और एक यूबिक्विटस। लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि कहीं पर वो फिक्स्ड है, एक जगह पर वो कहीं कहीं पर फिक्स्ड है। ठीक, यूबिक्विटस का मतलब होता है कि वो हर जगह अवेलेबल है। जैसे कि अब एग्जांपल अगर हम दें तो लोकलाइज्ड में क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड में हो जाएगा जैसे आयरन ओर है, कॉटन है, ये सारे क्या है, लोकलाइज्ड है। यूबिक्विटस में क्या हो जाएगा, एयर, वाटर, ये सब भी हमारे रॉ मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यूबिक्विटस। ठीक, तो ये तो हो गया आपका मटेरियल इंडेक्स और कैसे क्या होगा। अब हम पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या लोकलाइजेशन के जो केसेस दिए हैं वो पढ़ लेते हैं। तो लोकलाइजेशन के केसेस पढ़ने के पहले आपको 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, एक रॉ मटेरियल के बारे में, एक तो ग्रॉस और प्योर, और दूसरा लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विटस। मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो। ठीक, तो ये हो गया आपका कि रॉ मटेरियल ये हमारे इस टाइप के होते हैं। ठीक, अब हम केस लेते हैं, केसेस ऑफ लोकलाइजेशन। कहां पर इंडस्ट्रीज लगेगी। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं, एक रॉ मटेरियल है,
ठीक, एक आपकी मार्केट है और एक इंडस्ट्री है। पी जो है वो इंडस्ट्री को डिनोट करेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पी क्या है, ये इंडस्ट्री है। इन्होंने यही यूज किया इसलिए यही बता रहे हैं। ठीक, अब एक रॉ मटेरियल है, एक मार्केट है और एक इंडस्ट्री है, जो कि इंडस्ट्री को हमें लोकेट करना है कि वो रॉ मटेरियल के पास में लगेगी या फिर मार्केट के पास में लगेगी। ठीक, तो एक ये हो गया आपका आइसोट्रोपिक प्लेन, जहां पे आपको रॉ मटेरियल मिलेगा और मार्केट है और आपको इंडस्ट्रीज को फिक्स करना है। ठीक, तो सबसे पहला केस होता है कि अगर रॉ मटेरियल हमारा ग्रॉस है या हाँ चलिए ठीक है, ग्रॉस है और यूबिक्विटस है, तब कहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी? मतलब ग्रॉस है, मतलब वो वेट लूज करेगा बट अवेलेबल है सब जगह, तब क्या होगा? तब इंडस्ट्री जो होगी वो मार्केट के पास लगेगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर रॉ मटेरियल है और मार्केट यहाँ पर है, तो इंडस्ट्री क्या होगा इस केस में क्या होगा कि इंडस्ट्री मार्केट के पास लगेगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो हमारा सब जगह पे प्रेजेंट है। जब सब जगह प्रेजेंट है तो हम इंडस्ट्री को मार्केट के पास लगाएंगे ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा तो उसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक केस। नेक्स्ट दूसरा केस हो जाएगा आपका कि रॉ मटेरियल प्योर है और यूबिक्विटस है, तब क्या होगा? तब तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रॉ मटेरियल ये इंडस्ट्री जो है वो कहाँ लगेगी? सॉरी ये पी होना चाहिए, इंडस्ट्री जो है वो मार्केट के पास लगेगी, क्योंकि यहाँ पे वेट लूज नहीं हो रहा है और रॉ मटेरियल हमारा सब जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी? मार्केट के पास लगेगी। ठीक, नेक्स्ट केस आता है आपका थर्ड केस, जहां पर रॉ मटेरियल ग्रॉस है और लोकलाइज्ड है। ठीक है, ग्रॉस है और लोकलाइज्ड है, मतलब कि जो वेट लूज कर रहा है और लोकलाइज्ड है, मतलब एक जगह पर ही अवेलेबल है, दूसरी जगह पे अवेलेबल नहीं है, तब क्या होगा? तब इंडस्ट्रीज जो है वो रॉ मटेरियल के पास लगेगी। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो फिक्स्ड है, वो कहीं पर ही मिल रही है, मतलब थोड़ी ही जगह पे मिल रहे हैं, लोकलाइज्ड हो गया। और अगर हम वहां से उसको दूसरी जगह ले जाएंगे, मार्केट के पास ले जाएंगे, तो उसका वेट लूज हो जाएगा, तो हमारा ऑलरेडी नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए हम ट्रांसपोर्ट को ना देखते हुए रॉ मटेरियल को देखेंगे और इंडस्ट्री कहाँ पे लगाएंगे? रॉ मटेरियल के पास लगाएंगे। ठीक है, और प्योर अगर लोकलाइज है तब भी हम इंडस्ट्री को मार्केट के पास ही लगाएंगे, क्योंकि वेट वो लूज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका एक केस जहां पर एक रॉ मटेरियल है और ठीक है, और एक मार्केट है, एक इंडस्ट्री आपको लगानी है। अब दूसरा क्या केस होता है कि आपको दो रॉ मटेरियल यूज करने हैं, एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए दो रॉ मटेरियल यूज करने हैं। तब क्या होगा? तब यहाँ मटेरियल होंगे, एक मार्केट है, एक इंडस्ट्री आपको लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ केसेस हो जाए। अब यहाँ पर जब दो रॉ मटेरियल यूज करते हैं ना, तब यहाँ पर आता है हमारा लोकेशनल ट्राइंगल। ये एक बार पूछा गया है कि लोकेशनल ट्राइंगल कहाँ पर या कब यूज किया है वेबर ने। तो ये जब दो रॉ मटेरियल को ये हम लेते हैं तब लोकेशनल ट्राइंगल्स बनते हैं। ठीक है, लोकेशनल ट्राइंगल्स कैसे होंगे? ये है आपका लोकेशनल ट्राइंगल। ठीक है, ये है आपका मार्केट। अब हम इसमें कुछ केसेस देखेंगे। ये है आपका एक रॉ मटेरियल और ये है आपका दूसरा रॉ मटेरियल। अब इंडस्ट्री को हमें फिक्स करना है कि इंडस्ट्री कहाँ पे लगनी चाहिए। ठीक, अगर एक रॉ मटेरियल हमारा ग्रॉस है, ठीक है, या हम पहले ले लेते हैं कि दोनों प्योर है। अगर दोनों रॉ मटेरियल प्योर है तो क्या होगा?
अगर दोनों रॉ मटेरियल प्योर है दैट मीन्स कि उसका वेट लूज नहीं हो रहा है। जब वेट लूज नहीं हो रहा है तो हम इंडस्ट्रीज को कहाँ पे लगाएंगे? तब हम इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां पे इन तीनों का मीटिंग पॉइंट हो और हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम से कम आए, ठीक है, तब यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर दोनों रॉ मटेरियल प्योर है और लोकलाइज्ड है, ठीक है, लोकलाइज्ड भी है साथ में, कि अगर दोनों रॉ मटेरियल प्योर है और लोकलाइज्ड है, तब हमें क्या करना होगा? दोनों रॉ मटेरियल को लेके जाना होगा कहीं पर ऐसी जगह पे जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम हो जाए और ये दोनों और हमारे मार्केट के भी पास हो और रॉ मटेरियल भी आराम से वहां तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज कहाँ पे लगेगी? यहाँ पे लगेगी। ठीक, दोनों रॉ मटेरियल क्या है? प्योर है और लोकलाइज्ड है तब। ठीक, तो ये एक केस हो गया। अब अगर प्योर है और यूबिक्विटस है तब कहाँ पे लगेगी इंडस्ट्री? तब इंडस्ट्री मार्केट के पास लगेगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा सब जगह अवेलेबल है। दोनों ही रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल है तो मार्केट के पास इंडस्ट्री लग जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब दूसरा केस ये होगा कि अगर एक रॉ मटेरियल हमारा प्योर है और एक रॉ मटेरियल हमारा ग्रॉस है, एक रॉ मटेरियल हमारा प्योर है और एक रॉ मटेरियल हमारा ग्रॉस है, तब इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी? जैसे कि ये है हमारा प्योर और ये, चलिए इसको हम ले लेते हैं प्योर और इसको हम ले लेते हैं ग्रॉस, तब इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी? तब इंडस्ट्री इस ग्रॉस वाले रॉ मटेरियल के पास में लगेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अगर हम कहीं पर भी ले जाएंगे तो उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा, उसमें हमारा वेट लूज हो जाएगा। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्रीज होती हैं, तो जनरली क्या होता है कि कॉटन जहां पर होता है वहीं पर ही इंडस्ट्रीज लगती है, क्योंकि अगर हम उसको ज्यादा दूर तक ले जाएंगे तो वो ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी क्योंकि उसका वेट लूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि तब क्या होगा? तब इंडस्ट्रीज ग्रॉस वाले रॉ मटेरियल के पास में लगेगी। अब थर्ड केस क्या हो सकता है कि दोनों ही ग्रॉस है। अगर दोनों ही रॉ मटेरियल ग्रॉस है तब इंडस्ट्रीज कहाँ पे लगेगी? तब इंडस्ट्रीज इन दोनों के बीच में लगेगी। ठीक है, ताकि जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपके कुछ केसेस हो गए कि अगर एक रॉ मटेरियल को हमें यूज करना है और वो ग्रॉस है, लोकलाइज्ड है, यूबिक्विटस है, तब कैसे लगेगा? दो रॉ मटेरियल को यूज करना है तब हमारे लोकेशनल ट्राइंगल्स आते हैं, फिर उसके बाद कैसे होगा? ये आपके कुछ केसेस हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हो गया, ये तो पूरा हो गया आपका, ये हम क्या पढ़ रहे थे, ये हो गया आपका कि रॉ मटेरियल को जब हम देखते हैं तब क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो होता है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम यहाँ पे देख रहे थे, जो फर्स्ट वाला आपने वेरिएबल पढ़ा था ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको लेकर के क्या कॉन्सेप्ट थे, कैसे आपके लोकेशनल ट्राइंगल्स बनते हैं, कहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेगी, वहां पे हम देख रहे थे कि रॉ मटेरियल को हम कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या होगा। अब नेक्स्ट आता है लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि लेबर कॉस्ट, यानी कि जो इंडस्ट्रीज में हम लेबर्स को यूज कर रहे हैं वहां पर हम कैसे कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लेबर कॉस्ट को लेने के लिए ये एक ट्राइंगल से हम समझते हैं कि क्या होगा कि लेबर जो है पहले पढ़ा था हमने कि क्या लेबर जो है वो ज्योग्राफिकली फिक्स्ड है। ठीक है, तो लेबर्स की सप्लाई यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है। ठीक है, तो वो क्या है, लेबर्स जो है वो ज्योग्राफिकली फिक्स्ड है। ठीक, अब एक इंडस्ट्री हमने यहाँ पे फिक्स की है, मतलब एक इंडस्ट्री हमने यहाँ पे सेटअप की है, तो लेबर्स कहाँ से आएंगे? या फिर हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज को कॉस्ट हम कैसे कम कर सकते हैं कि अगर देखिए क्या होगा कि अगर लेबर्स हम दूर से लाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हम जितना ही ज्यादा हम लेबर्स के पास जाके इंडस्ट्रीज को लगाएंगे, ठीक है, वो हमारे कॉस्ट को कम कर देगी।
अगर हम लेबर्स के पास जाके इंडस्ट्रीज को लगाएंगे, मतलब जहाँ पे लेबर्स की अवेलेबिलिटी है वहां पे इंडस्ट्रीज को लगाएंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। बट जो हमारा बाकी सारा कुछ और ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ये लेबर हो रहा है, एक ये लेबर कांस्टेंट है और दूसरा है हमारा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो क्या होगा कि हम जैसे जैसे दूर जाएंगे इस ट्राइंगल से, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे लेबर की कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। ठीक, दैट मीन्स कि अगर हम लेबर्स के पास या अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स जहां पर है वहां पे जाके इंडस्ट्रीज को लगाएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ लेबर्स तो कम हो जाएगी बट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, एक आइसोडोपेन सर्कल। ये है आइसोडोपेन सर्कल, जहां पे आपको लेबर्स और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है, इसी आइसोडोपेन, इसको हम कहते हैं आइसोडोपेन सर्कल। ये भी कभी पूछा जा सकता है कि आइसोडोपेन क्या होता है या किस थ्योरी से रिलेटेड। तो ये क्या होता है कि ये एक सर्कल है जिसमें ये ट्राइंगल आपको टच कर रहे हैं और इसको क्या है कि ये सर्कल के अंदर ही आपको ट्रांसपोर्ट और लेबर का कॉस्ट जो है वो आपको मिनिमाइज एक ऐसे जगह या एक ऐसा लोकेशन आपको फिक्स करना होगा, एक ऐसा लोकेशन आपको मिलेगा, या कह सकते हैं इस सर्कल में आपको जहां पे भी पॉइंट्स लगाएंगे वहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जहां पर एक के जो मीटिंग्स पॉइंट्स है ना वहां पे लेबर का कॉस्ट कम होगा और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा मीटिंग पॉइंट को लेंगे जहां पे ट्रांसपोर्टेशन और लेबर का कॉस्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल, मतलब इंडस्ट्रीज की। ठीक है, तो एक इंडस्ट्री के लिए जो प्रॉफिटेबल होगा वो इंडस्ट्री वहां पर लोकेट हो जाएगी। तो ये होता है आपका आइसोडोपेन सर्कल की बात। ठीक, या फिर लेबर कॉस्ट को जो हम लेते हैं तब। अब नेक्स्ट आता है आपका एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। तो यही जो सर्कल आपने लिए ना, जो आपने आइसोडोपेन सर्कल्स लिए तो इन्होंने इसको कई सारे सर्कल्स को साथ में ले करके बताया है। क्या होता है एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज? मतलब क्या है कि ये ऐसे सर्कल्स हैं जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके लाई कर रहे हैं। ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे लाई कर रहे हैं कि ये जो आपके ये जो कवर्ड एरिया है ना यहाँ पर आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो साथ आकर के एक एग्लोमेरेशन की तरह काम करती है, ताकि जो आपका फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है, अगर सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पे लगती हैं, कुछ मतलब एग्लोमेरेशन में अगर लगती है, तब वहां पे क्या होता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट है वो कम हो जाती है। क्योंकि अगर एक रोड बनी या एक ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा या बना या आपका इम्प्रूव हुआ तो वो सारी इंडस्ट्रीज के लिए हो जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कि आप लोकलाइज्ड बहुत दूर दूर पे या फिर बहुत ही स्पार्स वे में, डिस्पर्स वे में अगर इंडस्ट्रीज को लगाएंगे तो उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है इन कंपैरिजन टू एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। और ये हम आज देख रहे हैं इन रियलिटी, जो SEZs आ रहे हैं, जो इकोनॉमिक जोन्स आ रहे हैं, वो क्या है, वो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज ही हैं। दैट मीन्स कि एल्फ्रेड वेबर ने जो 1909 में बोला था वो आज भी हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कह सकते हैं सही है। ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं राइट नाउ ऑल्सो। ठीक, तो ये हो गया आपका कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक, और कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एल्फ्रेड वेबर्स लोकेशन थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है एज नेट में। अब आपका वो तो आता नहीं, लिखने के लिए आता नहीं है। अगर लिखने के लिए आता तो आपको क्रिटिसिज्म भी पता होना चाहिए।
बट क्रिटिसिज्म आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी हम बता देते हैं जितने भी इनके अजम्पशंस हैं आप वही उसके क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं कि मैन जो है इकोनॉमिक मैन होता है, बट हमेशा इकोनॉमिक मैन ही नहीं होता। साथ में डिमांड जो है वो सब जगह पे होमोजेनियस नहीं हो सकती है, लेबर कॉस्ट हर जगह होमोजेनियस नहीं हो सकती है, आइसोट्रोपिक ट्रेन हमें सब जगह नहीं मिल सकते। तो इस तरीके से आप उनको ही अजम्पशंस में डाल सकते हैं, अजम्पशंस को हम क्रिटिसिज्म में डाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अल्फ्रेड वेबर्स थ्योरी। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के टेस्ट की, जो कि संडे को टेस्ट हम ले रहे हैं। देखिए ये हमारा टेस्ट नंबर 2 होगा। ठीक, डे आपका संडे, टाइमिंग है आपकी 5 PM। सो बी रेडी एट दैट टाइम। आपको पहले उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको अलार्म लगा लीजिए, उस टाइम पे आप रेडी रहिए 5 PM। बिकॉज देखिए टेस्ट तो आप बाद में भी दे सकते हो, मतलब कि आपको वीडियो रिकॉर्डेड आपको बाद में भी मिल जाएगा। ठीक, बट एक टेस्ट के माहौल में बैठ के टेस्ट देना, उस प्रेशर को झेलना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप लाइव टेस्ट दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें सिलेबस क्लाइमेटोलॉजी, दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट। तो ये हो गई आज की आपकी क्लास कंप्लीट। सो आई होप कि आपको पसंद आएगा, और अगर आपको कोई ऐसा क्वेरी है तो वो आप हमको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट थियरी हम कौन सी कवर करें वो भी आप हमें बता सकते हैं, अदरवाइज जो मुझे सही लगेगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा देंगे हम। नहीं तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो थियरी का नाम आप हमें बता दीजिए, आई विल ट्राई टू कवर दैट ओनली। ओके, और फिर नेक्स्ट हम इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे। दैट मीन्स कि आपकी अब वीकली 2 क्लासेस होंगी, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक आपकी थियोरी, और फिर संडे को आपका टेस्ट। ठीक है, दिस इज ऑल। थैंक यू। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और एक ग्रुप भी बना हुआ है जहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।